नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी, लेखक बिमल चटर्जी, कला प्रदीप सोनी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में कुंदन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। वह पास के जंगल से लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर किसी तरह अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरा करता था। एक दिन जब कुंदन रोज की भांति जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो दूर से उसे एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। ओह, कोई घुड़सवार! आश्चर्य है, आज तक मैंने इस जंगल में किसी घुड़सवार को आते नहीं देखा। फिर इसकी तो वेशभूषा भी काफी विचित्र मालूम पड़ती है। कौन हो सकता है यह? शीघ्र ही वह घुड़सवार उसके निकट पहुंच घोड़े से उतर गया। क्यों भाई, क्या तुम्हारा ही नाम कुंदन है? हाँ, लेकिन भाई तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, जबकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। मैं तुम्हारे ही विषय में नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान के विषय में सब कुछ जानता हूँ। मेरा नाम चंद्रमणि है। मैं अपने एक काम के सिलसिले में तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? परंतु भाई, मुझे तो अभी बहुत सारी लकड़ियाँ काटनी हैं, वरना मुझे और मेरी माँ को भूखे ही सोना पड़ेगा। माफ़ करना भाई, मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कुंदन की बात सुनकर घुड़सवार चंद्रमणि पहले हंसा, फिर बोला, सुनो भाई कुंदन, यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें जीवन में फिर कभी लकड़ियाँ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अच्छी तरह सोच लो। कुंदन सोच में पड़ गया। यदि इसकी थोड़ी सी सहायता करने पर मुझे कुछ धन मिल जाता है तो क्या बुराई है। लकड़ियाँ थोड़ा और ज़्यादा समय लगाकर मैं काट ही लूँगा। मुझे दोनों ही अवस्था में कोई नुकसान तो है नहीं। और फिर सोचने विचारने के पश्चात कुंदन बोला, ठीक है भाई, यदि तुम मेरे समय की कीमत चुका दोगे तो भला तुम्हारी सहायता करने में मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। कहिए, मुझसे आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए? मेरी सहायता करने से पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। शाबाश, जरा ठहरो, पहले मैं तुम्हारे लिए एक घोड़े का प्रबंध कर लूँ, वरना निश्चित स्थान पर पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा। कहकर चंद्रमणि ने निकट पड़े एक पत्थर को उठाया और उसे हाथ में लेकर न जाने क्या बड़बड़ाने लगा। अड़म गुड म गुप गो गुम घू। पता नहीं यह क्या कर रहा है। फिर शीघ्र ही उसने वह पत्थर सामने जमीन पर दे मारा। पत्थर के धरती से टकराते ही एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और धरती कांपने लगी। आसपास के पेड़ भी जोर जोर से हिलने लगे। उफ, यह अचानक क्या हुआ? दूसरे ही क्षण उस स्थान से जहां पर घुड़सवार चंद्रमणि ने वह पत्थर पटका था, कुंदन को लाल रंग का गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलकर आकाश में उठता हुआ दिखाई दिया। हे ईश्वर, अब यह लाल रंग का धुआं कैसा? अग्रही पल, ओह, सुंदर एवं स्वस्थ घोड़ा। कुंदन, इस घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे पीछे पीछे चले आओ। बहुत अच्छा। कुंदन कुछ सोचकर उस सफेद घोड़े पर सवार हो चुपचाप उस अजनबी घुड़सवार चंद्रमणि के पीछे पीछे चल पड़ा। जरूर यह कोई मांत्रिक अथवा जादूगर है, लेकिन आश्चर्य है कि इतनी चमत्कारिक शक्ति के रहते हुए भी इसे मेरी सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ गई। ऐसा कौन सा कार्य है जो यह स्वयं नहीं कर सकता और मुझसे कराना चाहता है? खैर, अब तो यह रहस्य जानना ही पड़ेगा। काफी देर तक लगातार सफर करने के पश्चात वे जंगल पार कर एक ऊंचे पहाड़ के सामने जा पहुंचे। पहाड़ इतना लंबा चौड़ा था कि दूर दूर तक आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं था। भाई, आखिर तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? यहाँ से तो बिना इस पहाड़ को पार किए आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं, और इस ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर दूसरी ओर पहुंचना कम से कम इंसान के वश की तो बात नहीं है। चिंता मत करो, केवल देखते जाओ। हमारे घोड़े अभी इस पहाड़ को पार कर हमें शीघ्र ही हमारी मंजिल पर पहुंचा देंगे। चंद्रमणि ने फिर कोई मंत्र पढ़ा। तुरंत घोड़े आकाश में उड़ने लगे और पलक झपकते ही उस पहाड़ को पार कर गए। अद्भुत! पहाड़ को पार करने के पश्चात छोटी छोटी घाटियां शुरू हो गई। कुंदन को नीचे की सभी वस्तुएं बहुत ही छोटी छोटी नजर आ रही थी। तभी उसने महसूस किया कि उसका घोड़ा धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। भाई, मेरा घोड़ा तो नीचे उतर रहा है। हाँ, हमारी मंजिल आ पहुंची है। हमें नीचे ही एक घाटी में उतरना है। ओह! फिर थोड़ी ही देर बाद दोनों घोड़े एक घाटी के बीच में स्थित एक बड़ी नदी के किनारे उतर गए। क्या यही हमारी मंजिल है? बिल्कुल ठीक समझे। अब घोड़े से उतर जाओ। उन दोनों के उतरते ही दोनों घोड़े अदृश्य हो गए। इस बार उनके अदृश्य होने पर कुंदन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह एक बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति था और अब तक बहुत कुछ समझ चुका था।
लेकिन उस नदी में स्वच्छ एवं शीतल पानी देखकर सहसा उसे तीव्र प्यास लग गई। परंतु जैसे ही उसने आगे बढ़कर पानी पीना चाहा, चंद्रमणि ने उसे रोक दिया। कुंदन, इस नदी का पानी भूलकर भी मत पीना, वरना तुरंत मर जाओगे। मगर दोस्त, मुझे तो बहुत जोरों से प्यास लग रही है। यदि मुझे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। मैं जानता हूँ मित्र, इस नदी के जल को देखने के पश्चात एकदम प्यास भड़क उठती है, परंतु जो इस पानी को पीता है उसका क्या हर्ष होता है, यदि जानना चाहते हो तो उस तरफ देखो। कुंदन ने तुरंत पलटकर देखा। उसे नदी के किनारे स्थान स्थान पर मनुष्यों की हड्डियों के ढांचे पड़े दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वह मन ही मन सिहर उठा। उफ, ये उन अभागे मनुष्य के अस्थि पंजर हैं जिन्होंने इस नदी का पानी पीने की मूर्खता की थी। दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। अब मुझे सारा विवरण बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ। धन्यवाद मित्र, लेकिन अपने कार्य के विषय में बताने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना उचित समझता हूँ, ताकि मुझ पर पूरा विश्वास करने के पश्चात तुम स्वेच्छा से मेरी सहायता कर सको। सुनो, यहाँ से बहुत दूर एक देश है, उसका नाम है काला देश। मेरे पिता लालमणि वहाँ के राजा सूर्यसेन के खास आदमी थे। राजा सूर्यसेन सब काम मेरे पिता से सलाह मशवरा करने के पश्चात ही करते थे, क्योंकि मेरे पिता एक बहुत बड़े मांत्रिक हैं। आज से 18 साल पूर्व एक बहुत बड़े मांत्रिक ने हमारे देश पर अचानक आक्रमण कर दिया। आह, हाय! मेरे पिता भी उस मांत्रिक का सामना न कर सके, क्योंकि वह मांत्रिक मेरे पिता से भी ज़्यादा शक्ति रखता था। उफ, मेरी शक्तियाँ उसके सामने कमज़ोर साबित हो रही हैं। इस युद्ध को जीत पाना संभव नहीं। कई दिनों के घमासान युद्ध के पश्चात सूर्यसेन को वास्तव में हार का सामना करना पड़ा। पकड़ लो इसे। ओह, महाराज को उन्होंने घेर लिया है, लेकिन अब उनकी मदद कर पाना मेरे लिए असंभव है। फिर दुष्ट मांत्रिक काक्रोन ने राजा सूर्यसेन को अपनी मांत्रिक शक्ति के जोर से तोता बनाकर एक पिंजरे में कैद कर दिया। हा हा हा, इस पिंजरे में तुम कितने अच्छे लग रहे हो राजा सूर्यसेन। तुम्हारी प्रजा तुम्हें इस अवस्था में देखकर कितनी प्रसन्न होगी। मेरे पिता ने यह सब देख सुनकर यही उचित समझा कि देश छोड़कर निकल भागे और फिर कभी उचित मौका पाकर मांत्रिक काक्रोन को समाप्त कर राजा सूर्यसेन को उसके चंगुल से आजाद कराया जाए। यह सोचकर वे मुझे लेकर उस देश से निकल भागे। और मित्र, इस समय वे यहाँ से बहुत दूर एक घाटी में बनी एक गुफा में निवास कर रहे हैं। मैं अब तक उनके पास ही था और बचपन से ही उनसे मंत्र तंत्र सीखना आरंभ कर दिया था। और आज से कुछ दिन पूर्व ही अचानक उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा था। चंद्रमणि कह रहा था, बेटा, यदि हमें किसी प्रकार से मृत नदी में स्थित स्वर्ण नगरी से कुछ अद्भुत वस्तुएं मिल जाएं, तो हम उस दुष्ट मांत्रिक काक्रोन पर विजय पा सकते हैं। ओह, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे आदेश दीजिए बाबा। मेरा जोश देखकर मेरे पिता प्रसन्न हो उठे और उन्होंने मुझे मृत नदी का मार्ग और उन अद्भुत वस्तुओं के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन अब मैं सारी तैयारी कर वहां से चलने को तैयार हुआ तो उन्होंने मुझे रोककर एक बात और बताई। सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक विशेष बात तो बताना ही भूल गया। इस काम के लिए तुम्हें एक विशेष व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी। बगैर उस व्यक्ति की सहायता के तुम वे अद्भुत वस्तुएं प्राप्त नहीं कर सकोगे। ओह, कौन है वह व्यक्ति बाबा? मुझे उसके बारे में बताइए। और जानते हो मित्र, मेरे पिता ने उस व्यक्ति का क्या नाम बताया? कुंदन, यानी तुम्हारा नाम। यानी तुम ही वह व्यक्ति हो जिसकी मदद से मैं वह वस्तुएं प्राप्त कर सकता हूँ। ओह, तब तो मित्र निश्चित रूप से इस नदी का नाम मृत नदी ही होगा। बिल्कुल ठीक समझे मित्र, यही है वह मृत नदी और इसी नदी में स्थित उस स्वर्ण नगरी से मुझे 3 अद्भुत वस्तुएं प्राप्त करनी है। तो फिर देर किस बात की? मैं हर प्रकार से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ मित्र। बताओ मुझे क्या करना होगा। तो सुनो, इस नदी के भीतर जिस राजा का राज्य है, उस राजा को विचित्र विचित्र वस्तुओं का संग्रह करने का बड़ा शौक है। मैं तुम्हें अपने मंत्रों के जोर से एक पुतला बना दूंगा। फिर धीरे धीरे कुंदन को चंद्रमणि अपनी योजना समझाने लगा। क्या तुम सारी योजना अच्छी तरह समझ गए? हाँ, लेकिन जिन वस्तुओं को मैंने प्राप्त करना है उनके विषय में तो तुमने बताया ही नहीं। उन 3 वस्तुओं में से एक सुंदर ढंग से बनी सोने की कुल्हाड़ी है, दूसरी हीरे की खोपड़ी और तीसरी वस्तु चांदी का एक छोटा सा पुतला है। ठीक है, लेकिन इनकी विशेषता क्या है? यह मैं तुम्हें उस समय बताऊंगा जब तुम उन तीनों वस्तुओं को वहां से ले आओगे। ठीक है,
मैं तैयार हूँ, लेकिन मित्र मेरी भी तुमसे एक विनती है, यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ का ध्यान रखना। अपनी माँ की तुम चिंता मत करो मित्र, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उन्हें अपनी माँ के समान ही आदर पूर्वक रखूंगा। ठीक है, अब तुम मुझे विचित्र पुतला बना दो। यदि मैं सकुशल लौटा तो वे तीनों वस्तुएं लेकर ही लौटूंगा। तब चंद्रमणि ने अपने चमड़े की पोशाक में से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें से लाल रंग का द्रव्य अपनी हथेली पर उड़ेल कर मंत्रों का उच्चारण करने लगा। शू ढूम भूम तंत्र मंत्र जय कु आ भू। बीच बीच में वह उस लाल द्रव्य को कुंदन के ऊपर छिड़कता भी जाता था। शीघ्र ही कुंदन को अपना मस्तिष्क डूबता सा लगा और उसे अपनी जिंदगी का सबसे आश्चर्यजनक करिश्मा दिखाई दिया। उसका आकार क्षण प्रतिक्षण घटता ही जा रहा था। फिर देखते ही देखते वह 2 फुट का एक पुतला बन गया। मित्र, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? नहीं, लेकिन अपने इस छोटे कद पर आश्चर्य अवश्य हो रहा है। तब चंद्रमणि ने उसे मंत्र के जोर पर छोटी की गई एक तलवार दी। फिर उसे समय आने पर अपने वास्तविक आकार में आने का एक मंत्र बताने के पश्चात उसने एक व्यापारी का रूप धारण कर उसे अपने हाथ में उठा लिया और नदी के किनारे किनारे एक तरफ चल पड़ा। सुनो मित्र, जब तुम उन तीनों वस्तुओं को हासिल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तरह तरह की मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम डरना नहीं, बहादुरी से ही काम लेना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। मित्र, मैं सिर्फ 3 चीजों से डरता हूँ, एक अपनी माँ से, दूसरे ईश्वर से और तीसरे बुराइयों से। इनके अलावा मैंने किसी से डरना नहीं सीखा। नदी किनारे चलते चलते चंद्रमणि एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर नदी का पानी भयानक वेग से उछल रहा था। उन्हीं लहरों पर एक चौकोर पत्थर भी उछल रहा था। कभी वह पत्थर पानी के भीतर डूब जाता था तो कभी ऊपर आ जाता था। यहीं से हम उस नदी के भीतर प्रवेश करेंगे, लेकिन ध्यान रखना मित्र, तुम्हें राजा के पास छोड़कर मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं समझ गया, तुम किसी किस्म की चिंता मत करो। तब चंद्रमणि खामोश होकर कुछ क्षणों तक उस डूबते उभरते पत्थर को टकटकी बांधे देखता रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बार जैसे ही वह पत्थर उभरकर पानी के ऊपर आया, चंद्रमणि तुरंत एक ही छलांग में उसके ऊपर पहुंच गया। कुंदन पुतले के रूप में सब कुछ आश्चर्य के साथ देख रहा था। चंद्रमणि ने जैसे ही अपने दोनों पैर उस पत्थर पर रखे, पत्थर एकदम से नीचे बैठने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि नदी का पानी अब बिल्कुल भी उस पत्थर के ऊपर नहीं आ रहा था, यानी पानी उस चौकोर पत्थर से दूर था। पत्थर पानी को दूर धकेलता हुआ इस प्रकार से नीचे धंस रहा था मानो नीचे से कोई सहारा देकर धीरे धीरे उतार रहा हो। नदी में काफी नीचे पहुंचने पर कुंदन को बहुत से छोटे बड़े जल जंतु इधर उधर तैरकर आते जाते दिखाई दिए। कई उसकी ओर झपटे भी थे, लेकिन वाह, कितना अद्भुत है यह सब कुछ। उस पत्थर में न जाने ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उस जल के जीव जंतुओं को अपने पास आते ही झटक कर दूर कर देती थी। थोड़ी देर पश्चात ही पत्थर एक हरे भरे मैदान में पहुंचकर स्थिर हो गया। वहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। चंद्रमणि तुरंत पत्थर से नीचे उतर गया। उसके उतरते ही पत्थर पुनः ऊपर पानी की ओर उठने लगा और शीघ्र ही पानी की सतह में जाकर उनकी नजरों से ओझल हो गया। कैसा लग रहा है कुंदन? मेरे लिए तो यह सब कुछ किसी तिलिस्मी सपने जैसा ही है। हा हा हा, ऐसे बहुत से अजूबे अभी तुम्हें और आगे देखने को मिलेंगे। अभी वे आपस में बात ही कर रहे थे कि वहां के बहुत से सशस्त्र सीमा रक्षकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। क्या नाम है तुम्हारा और हमारे देश में क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि अजनबियों को यहाँ मौत के घाट उतार दिया जाता है? मेरा नाम चंद्रमणि है और मैं काले देश का व्यापारी हूँ। यहाँ व्यापार के सिलसिले में आया हूँ। आपके महाराज के लिए मेरे पास एक खूबसूरत तोहफा भी है। ओह! सैनिक अधिकारी तुरंत चंद्रमणि की बात से संतुष्ट हो गया। सैनिकों, हथियार झुका लो और आप मेरे साथ महाराज के पास चले। ठीक है, चलो। फिर सैनिक अधिकारी चंद्रमणि को लेकर स्वर्ण नगरी की ओर चल पड़ा। उस देश का नाम स्वर्ण नगरी ही था। जल्दी ही वे स्वर्ण नगरी के विशाल द्वार के सामने आ पहुंचे। सैनिकों, द्वार खोलो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।